हेलो दोस्तों, हमने भारत के भौतिक प्रदेश की सीरीज स्टार्ट करी थी। सीरीज फर्स्ट में हमने भारत के पश्चिमी तट के बारे में डिस्कशन करा था। अब हम भारत के पूर्वी तट पर के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो भारत के पश्चिमी और पूर्वी तट पश्चिमी और पूर्वी तटीय मैदानी भागों में हमने ये बताया था पिछले वीडियो में। पश्चिमी और पूर्वी तट के निर्माण ये कैसे हुआ, ये पूर्वी भागों में नदियों द्वारा लाए गए असाधुनिक निक्षेपण से समुद्र के तट पर निर्मित मैदानी भाग तटीय मैदानी भाग कहलाता है। और भारत के तटीय मैदानी भाग का विस्तार पश्चिमी तट की अपेक्षा पूर्वी तट पर अधिक है, क्योंकि पूर्वी तट पर नदियाँ निर्माण करती है, मैंने पीछे बताया था, और पश्चिमी पर ये ज्वार नदबुक बनाती है। और भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई है, जो कि मैंने बताई थी पिछले वीडियो में, 6100 किलोमीटर है। और कुल तटीय सीमा द्वीपों सहित है 16.6 किलोमीटर बताई थी मैंने। सीरीज़ नंबर फर्स्ट में मैंने ये पश्चिमी तट के बारे में पूरा वीडियो बनाया हुआ है, जो आप देख सकते हैं पीछे वीडियो में जाके। और आज सीरीज़ सेकंड में हम पूरी तट के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो पश्चिमी तट भारत के 9 राज्य तटीय है, जो कि मैंने बताया था पिछले में। उनके एक बार वापस बता देता हूँ कौन कौन से हैं 9 राज्य। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। पश्चिमी तट के अंदर गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल में हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया। अब पूरी तट की बात आती है तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल ये पूरी तट पर आते हैं, जिसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। और मैंने बताया था गुजरात की तटीय सीमा सबसे ज़्यादा है, जिसकी लेंथ 1214 किलोमीटर है गुजरात की, और सबसे छोटी है गोवा की 160 किलोमीटर। आज हम पश्चिमी तट के बारे में विस्तार करते हैं। तो पश्चिमी तट में हम एक पढ़ेंगे काठियावाड़ तट, सॉरी, आज पूरी तट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पूरी तट के अंदर सबसे पहले आता है कोरोमंडल का तट, उसके बाद में आता है गोलकोंडा तट, उसके बाद में उत्कल तट, और उसके बाद में बोंगा तट। ये कोरोमंडल तट है, जो कि तमिलनाडु के तट पर स्थित है। यहाँ पर गोलकोंडा तट है, ये आंध्र प्रदेश के तट पर स्थित है। और उत्कल या कलिंग का तट है, ये उड़ीसा के तट पर स्थित है। और बोंगा तट है, जो कि वेस्ट बंगाल के तट को कहते हैं। अब इससे पहले हम कुछ एक जो टर्म्स आएगी नदियों के बारे में या फिर कोई अदर डेल्टा के बारे में, तो उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आएगी, जिनमें इस तट का विस्तार होगा, सबसे पहले आ रही है पुलिकट झील। अब पुलिकट झील के बारे में आ रही, तो पुलिकट झील पुलिकट झील है, जो कि तमिलनाडु के तट पर स्थित है, जिसकी लेंथ है 60 किलोमीटर लंबी और 5 से 15 किलोमीटर चौड़ी है। ये एक छिछली अनूप झील है, इसकी औसत गहराई है 18 मीटर। पुलिकट झील है, जो कि एक लेगून झील है, खारे पानी की लेगून झील है, जो आपको इस पिक्चर के अंदर दिखाई गई है। और ये यहाँ पर पुलिकट झील पर सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है, अंतरिक्ष अनुसंधान, जो कि श्री हरिकोटा द्वीप पर स्थित है, इस झील के निकट ही है। और समुद्र से बालू की भित्ति द्वारा अलग से होने से ये बनी है। पुलिकट झील का निर्माण कैसे हुआ, समुद्र की बालू की भित्ति से ये अलग होकर बनी। और उसके मुख्य अंतर्वाह नदी कौन सी आती है पुलिकट झील में, अरणी, कलिंगी और स्वर्णमुखी नदी। पुलिकट झील में हर साल यहाँ पर 60,000 प्रवासी पक्षी आते हैं पुलिकट झील के अंदर। पुलिकट झील के अलावा एक और टर्म्स आएगी, सेकेंड नंबर टर्म्स आएगी गोदावरी डेल्टा। ये गोदावरी डेल्टा क्या है, ये गोदावरी डेल्टा है, जो कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा है। ये किससे निर्मित होता है गोदावरी डेल्टा, ये गोदावरी नदी कृष्णा नदी के साथ मिलकर अरुणाचल प्रदेश में भारत के दूसरे सबसे बड़ा डेल्टा कृष्णा गोदावरी डेल्टा का निर्माण करती है गोदावरी डेल्टा। इस डेल्टा को और किस नाम से जाना जाता है, गोदावरी डेल्टा को बहुधा वेजी डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है गोदावरी डेल्टा को। गोदावरी डेल्टा पर है पश्चिमी घाट में, ये महाराष्ट्र में एक जगह है, ये त्रयंबकेश्वर, वहाँ से इस गोदावरी नदी का उद्गम होता है। त्रयंबकेश्वर गोदावरी नदी का महाराष्ट्र में उद्गम होता है, जिसके अंदर ये गोदावरी डेल्टा का निर्माण करती है, कृष्णा गोदावरी के साथ में मिलते हैं। और ये गोदावरी नदी, इसकी एंडिंग होती है बंगाल की खाड़ी। ये आप देख सकते हैं डेल्टा का निर्माण कैसे होता है, ये दो नदियाँ आकर यहाँ आपस में मिलती है, जहाँ पर डेल्टा का निर्माण होता है। और ये गोदावरी डेल्टा के अंदर जो परियोजना चलाई जा रही है, उसका ये डायग्राम। अब किस गोदावरी नदी, ये आपको इसे बहुधा केजी डेल्टा भी कहते हैं, आपको बता दिया गया। अब आती है स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी ये है जो झारखंड में प्रदेश में बहने वाली एक पहाड़ी नदी है, स्वर्णरेखा नदी। ये रांची नगर से, झारखंड की राजधानी रांची है, जो कि 16 किलोमीटर दूर है दक्षिण पश्चिम में स्थित नगाड़ी गांव में रानी चुआ नामक स्थान से निकलती है। और ये स्वर्णरेखा नदी है कि छोटा नागपुर पठार को, मैंने पहले पिछले कई वीडियो में बताया करंट अफेयर्स में, छोटा नागपुर पठार को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं।
और ये छोटा नागपुर के पठारी भूभाग से निकलती है। ये एक मौसमी नदी है। इसके नाम से पता चलता है कि स्वर्ण रेखा से सुनहरी रेत में सोने की मात्रा पाई जाती है। इसके अंदर सोने के कण पाए जाते हैं, जो कि पत्थर वहाँ से एक दूसरे से टकरा कर बहते बहते रहते हैं, जिसके कारण वहाँ सोने के कण मिलते हैं। इस कारण इसका नाम स्वर्ण रेखा नदी है। फिर वहाँ स्वर्ण जैसी मिट्टी पाई जाती है, इस कारण इसे स्वर्ण रेखा नदी कहते हैं। और स्वर्ण रेखा नदी का डायग्राम ये आप देख सकते हैं स्वर्ण रेखा नदी का। अब आता है नेक्स्ट एक और टर्म में आएगा दामोदर नदी। दामोदर नदी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो वेस्ट बंगाल में दामोदर नदी है, जो झारखंड के छोटा नागपुर से निकल पश्चिम बंगाल में पहुंचती है। और यह दामोदर नदी है जो कि पश्चिम बंगाल का शोक भी कहलाती है, क्योंकि इसमें कभी पहले बाढ़ बहुत आती थी। इस कारण इस बंगाल को पूरा तरबतर कर देती थी। इस कारण इसे बंगाल का शोक या अभिशाप कहा जाता है। इस पर पन बिजली परियोजना दामोदर घाटी परियोजना स्थित है। दामोदर घाटी परियोजना जिसका संचालन डीवीसी करती है। डीवीसी की फुल फॉर्म क्या है? डेविड वैली कॉरपोरेशन। मैंने बताया था ये डेविड वैली कॉरपोरेशन किस नदी पर आधारित है? यूएसए की टेनेसी नदी पर, टीवीएस पर। ये यूएसए की टेवीसीएस के नदी के ऊपर आधारित टेनेसी वैली कॉरपोरेशन पर आधारित है ये डीवीसी, जिसका संचालन ये दामोदर घाटी परियोजना डीवीसी करती है। अब भारत के पूर्वी तट के बारे में विस्तार करते हैं। तो भारत के पूर्वी तट के अंदर मैंने बताया था कौन कौन से राज्य आते हैं। एक तमिलनाडु आता है, एक आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, ये आते हैं। तो सबसे पहले हम तमिलनाडु के तट पर स्थित तट की बात एक बार ये डिस्कस बता देता हूँ डायग्राम बना के, किस तट का कहाँ तक विस्तार है। तो सबसे पहले आता है कोरोमंडल का तट। तो ये केरल के कन्याकुमारी से लेकर पुल्लिकट झील, जो पुल्लिकट झील के बारे में मैंने पहले बताया था, इसके उसके बारे में पहले डिस्कस कर लिया। ये पुल्लिकट झील से लेकर कन्याकुमारी तक कोरोमंडल का तट है। और पुल्लिकट झील से लेकर गोदावरी डेल्टा तक इसका गोलकोंडा का तट का विस्तार है, जो कि आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है। और गोदावरी डेल्टा से लेकर स्वर्ण रेखा नदी यहाँ तक, स्वर्ण रेखा नदी आती है यहाँ तक, वहाँ उड़ीसा के तट का विस्तार है, जिसे उत्कल या कलिंग का तट कहते हैं। और उसके बाद में आता है बोंगा का तट, जो कि स्वर्ण रेखा नदी से लेकर हुगली नदी तक है, या फिर ये स्वर्ण रेखा नदी तक है इसका विस्तार, जिसे बोंगा तट कहते हैं। ये वेस्ट बंगाल के अंदर है। अब इसके अंदर सबसे पहले आता है यहाँ एक और टर्म्स आएगी बंदरगाह। ये बंदरगाह क्या होते हैं? मैंने पिछले वीडियो में भी बंदरगाह के बारे में बहुत डिटेल में बताया है। या फिर ये हार्बर क्या होता है? ये किसी बड़े जल निकाय से जुड़ा हुआ ऐसा छोटा जल समूह होता है, जहाँ जलयानों या फिर नावों का बड़े जल निकाय से खुले पानी में आश्रय मिलता है। या फिर यहाँ बड़े जहाज होते हैं जो कि अपना माल एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते हैं, या दूसरे स्थान से यहाँ लाते हैं, या फिर अपने माल का इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते रहते हैं। ये बंदरगाह भी अब दो टाइप के होते हैं। एक होता है नेचुरल हार्बर, एक होता है आर्टिफिशियल हार्बर। एक होता है कृत्रिम बंदरगाह, एक होता है प्राकृतिक बंदरगाह। अब कृत्रिम बंदरगाह में कौन कौन से आते हैं? कृत्रिम बंदरगाह के अंदर कांडला बंदरगाह हो गया, पारादीप बंदरगाह हो गया, जिनके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। इस प्रकार जो अब नेचुरल कृत्रिम बंदरगाह में मैंने बताया पारादीप बंदरगाह। अब नेचुरल बंदरगाह में कौन है? सॉरी, मैंने कांडला बंदरगाह है जो कि नेचुरल में आता है। कांडला बंदरगाह हो गया, चेन्नई बंदरगाह हो गया, कोलकाता बंदरगाह। इस प्रकार भारत के पूरी तट पर स्थित सबसे पहले आता है कोरोमंडल का तट। तो कोरोमंडल तट है जो कि तमिलनाडु स्टेट के अंदर स्थित है। ये तमिलनाडु है यहाँ पर, जिसका विस्तार है कन्याकुमारी से लेकर पुल्लिकट झील से तक। ये मैंने डिस्कस कर लिया अभी। इस तमिलनाडु के तट पर एक तूतीकोरन बंदरगाह स्थित है, जिसे मोती बंदरगाह भी कहते हैं। या फिर ये मोती बंदरगाह इससे थोड़ा अलग है। तूतीकोरन बंदरगाह ये मन्नार की खाड़ी में स्थित है। और तूतीकोरन बंदरगाह को अभी नया नाम चेंज कर दिया, जिसका नाम है वीओ चिदम्बरम पोर्ट। ये तूतीकोरन बंदरगाह ये रेल मार्गों व सड़कों से जुड़ा हुआ है, और इसका नाम अभी वीओ चिदम्बरनार कर दिया गया। ये कौन है, क्यों नाम चेंज करा? ये वीओ एक चिदम्बरम भारत के स्वतंत्रता सेनानी थे। ये दक्षिण में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व करने वाले थे, जिनकी याद में ये बंदरगाह का पुनः निर्माण किया गया था, तूतीकोरन बंदरगाह का। अब मोती बंदरगाह की बात आती है। मोती बंदरगाह ये भी तमिलनाडु का सेकंड सबसे बड़ा पोर्ट है, जो कि बंगाल की खाड़ी में मत्स्य पालन में मोती प्राप्त होते हैं। मोती मत्स्य पालन के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इस तूतीकोरन को डायमंड सिटी भी कहते हैं, या फिर डायमंड हार्बर कहते हैं। ये मुख्य रूप से मोती बंदर का कोयला, नमक, अनाज या खाद्य तेल, चीनी और पेट्रोलियम उत्पादों के व्यवहार से संबंधित है मोती बंदरगाह।
अब नेक्स्ट बात करते हैं, तो यहाँ पे एक और आता है, ये आप देख सकते हैं तुतीकोरन बंदरगाह की पिक्चर। अब आती है चेन्नई बंदरगाह के बारे में। तो चेन्नई बंदरगाह एक प्राचीन बंदरगाह है जो कि भारत का 91वां कंटेनर पोर्ट के रूप में आंका गया है, और मुंबई के बाद में ये भारत का सबसे बड़ा पोर्ट है चेन्नई बंदरगाह। ये एक आर्टिफिशियल बंदरगाह है और भारत का सबसे ज़्यादा यातायात घनत्व वाला बंदरगाह है, और बंगाल की खाड़ी में सबसे बड़ा पोर्ट यही है, और भारत का दूसरा सबसे बड़ा और बंगाल की खाड़ी में सबसे बड़ा पोर्ट है चेन्नई बंदरगाह। और ये बंदरगाह है जो कि सागरीय व्यापार केंद्र के लिए जाना जाता है, सी ट्रेड सेंटर के रूप में जाना जाता है ये पोर्ट, चेन्नई पोर्ट सी ट्रेड सेंटर के रूप में। अब आता है एक एन्नोर पोर्ट तमिलनाडु के अंदर, या फिर इसे कामराजर पोर्ट लिमिटेड इसका संचालन करता है एन्नोर बंदरगाह। ये तमिलनाडु भारत का पहला कॉरपोरेट पोर्ट है, ये आप देख सकते हैं। इसके बारे में आप डिस्कस करेंगे एन्नोर पोर्ट के बारे में। 24 किलोमीटर उत्तर की ओर, कोरोमंडल तट से 24 किलोमीटर उत्तर की ओर ये एन्नोर पोर्ट स्थित है। ये भारत का 12वां सबसे बड़ा और पहला कारपोरेटीकृत पोर्ट है ये बंदरगाह। और प्राथमिक कार्य इसका यह था कि तमिलनाडु बिजली बोर्ड टीएनईबी के ताप विद्युत संयंत्रों को कोयले की सप्लाई करना होता था। ये रहत यहाँ पर एन्नोर बंदरगाह में एक सबसे बड़ा पेट्रो केमिकल पार्क स्थित है एन्नोर बंदरगाह के अंदर ये, और यहाँ पर एक क्रैकर संयंत्र भी स्थित है। इस एन्नोर पोर्ट को क्यों बनाया गया था? ये चेन्नई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए ये एक अलग से एन्नोर बंदरगाह बनाया गया था। ये आप देख सकते हो यहाँ पर ताप विद्युत बिजली बोर्ड संयंत्र भी लगाए हुए हैं ये, जो कि तमिलनाडु का बोर्ड टीएनईबी संचालित करता है। अब आती है सेकंड नंबर पर गोलकोंडा तट या उत्तरी सरकार, या इसे आंध्र प्रदेश का तट कहते हैं। तो आंध्र प्रदेश में ये आते हैं, तो आंध्र प्रदेश में इसका विस्तार गोदावरी, ये गोदावरी यहाँ पर है, पुल्लिकड़ झील से लेकर गोदावरी डेल्टा तक इसका विस्तार है गोलकोंडा का तट का। अरुणाचल प्रदेश में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है, या फिर इसे विजाग पोर्ट भी कहते हैं, जो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह भी कहलाता है। अरुणाचल प्रदेश का विशाखापट्टनम बंदरगाह, ये भारत का चौथा सबसे बड़ा पोताशय है, और विशाखापट्टनम जिले का मुख्यालय, या फिर भारतीय नेवी जो पूरी कमांड है उसका सेंटर यहाँ पर है विशाखापट्टनम बंदरगाह के अंदर। ये विशाखापट्टनम बंदरगाह जो बेसिकली वैसे चार स्टेट्स के अंदर फैला हुआ, एक है तमिलनाडु, एक आंध्र प्रदेश और पूरी एमपी और उड़ीसा के अंदर इसका विस्तार है विशाखापट्टनम। ये मेनली है जो कि तमिलनाडु के अंदर स्थित है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। ये भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कहलाता है विशाखापट्टनम बंदरगाह। ये 1933 में ये बंदरगाह व्यापार के लिए खोला गया था, जहाँ जहाज़ों का निर्माण और मरम्मत किया जाता था इस बंदरगाह में। और इस बंदरगाह में यहाँ पर हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापट्टनम में स्थित है, हिंदुस्तान शिपयार्ड। और यह विशाखापट्टनम बंदरगाह जो कि डोल्फिन पहाड़ियों के लिए भी जाना जाता है, जो कि आंध्र प्रदेश में आने वाली बंगाल की खाड़ियों से आने वाले साइक्लोन से बचाता है आंध्र प्रदेश को, जो कि यहाँ पर डोल्फिन पहाड़ियाँ हैं जो आंध्र प्रदेश को बचाती है। और बंगाल की खाड़ियों में तटों में केवल ये प्राकृतिक बंदरगाह है विशाखापट्टनम, और भारत का सबसे पुराना शिपयार्ड है विशाखापट्टनम बंदरगाह। और आंध्र प्रदेश के पास विशाखापट्टनम और काकीनाडा में दो प्रमुख बंदरगाह हैं, मछलीपट्टनम अभी करंट में न्यूज़ में भी था मछलीपट्टनम, और एक यहाँ पर कृष्णापट्टनम बंदरगाह भी है आंध्र प्रदेश के अंदर, ये अभी करंट में रहते हैं। और निजापट्टनम, गंटूर और कृष्णपट्टनम ये तीनों छोटे बंदरगाह है, इसलिए इस तट के बारे में पूछ सकते हैं गोलकोंडा तट या फिर कृष्णपट्टनम बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, या ऐसे पूछ सकते हैं, या फिर किस तट पर स्थित है ऐसे पूछ सकते हैं। तो ये किस राज्य में है? ये आंध्र प्रदेश राज्य में है, और गोलकोंडा तट या उत्तरी सरकार तट पर स्थित है। विशाखापट्टनम के निकट गंगावरम में एक निजी बंदरगाह विकसित किया जा रहा है। ये गहरा समुद्र पतन में बड़े समुद्री जहाज़ों को भारतीय तट में प्रवेश अनुमत करते हुए ये 2 लाख से लेकर 2,50,000 तक DWT तक के समुद्री जहाज़ों को जगह देगा, जो अब एक नया विकसित किया जा रहा है विशाखापट्टनम में। अब आता है कि ऑप्शन, अब थर्ड तट के बारे में बात आती है, तो उड़ीसा के तट को उत्कल या कलिंगा तट कहते हैं, जिसका विस्तार यहाँ सोनरेगा नदी बहती वहाँ से लेकर गोदावरी डेल्टा तक उत्कल या कलिंग तट का विस्तार है। और उड़ीसा के तट पर एक पारादीप बंदरगाह भी स्थित है उड़ीसा के तट पर, और जापान को लौह अयस्क का निर्यात होता है, जो कि उड़ीसा के तट पर स्थित उत्कल या कलिंग तट कहते हैं। वहाँ पर एक पारादीप बंदरगाह, उस बंदरगाह से जापान को लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। और भारत की सबसे बड़ी लेगून झील, जो मैंने पिछले वीडियो में कई बार डिस्कस कर लिए, चिल्का झील, जो कि उड़ीसा के तट पर स्थित है पारादीप बंदरगाह पर।
और पारादीप बंदरगाह है जो कि गहरे पानी का बंदरगाह भी कहलाता है, ये ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में पूछा है। गहरे पानी का बंदरगाह जो कि बंगाल की खाड़ी तथा महानदी के संगम पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बंगाल की खाड़ी और महानदी के संगम पर स्थित है बंदरगाह। और यहाँ से निर्यात क्या होता है? थर्मल कोल या फिर लोहा, इसका निर्यात होता है पारादीप बंदरगाह से, मैंने ये बता दिया। और इसका संचालन कौन करता है? पारादीप पोर्ट ट्रस्ट। अधिकतर ये अपने नाम के हिसाब से ये संचालन करते हैं इन हार्बरों के ऊपर। अब आता है चौथा तट, बोंगा तट। बोंगा तट किस तट को कहते हैं? वेस्ट बंगाल में एक तट स्थित है, उसे बोंगा तट कहते हैं। ये दामोदर नदी से स्वर्णरेखा नदी तक फैला हुआ बोंगा तट। अब बोंगा तट में बात आती है तो यह पश्चिम बंगाल के तट पर एक हल्दिया बंदरगाह स्थित है, जिसे भारत का झूठ बंदरगाह भी कहते हैं, हल्दिया बंदरगाह। ये कलकत्ता बंदरगाह के लोड को कम करने के लिए विकसित किया गया था, हल्दिया बंदरगाह। यहाँ से कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ, कंटेनर, बर्थ हुए, फिर खाद्य या अन्य भारी सामानों को व्यापार की पूरी सुविधा प्राप्त है। और ये कुल कुल मिला के ये कलकत्ता बंदरगाह का सहायक बंदरगाह है, हल्दिया बंदरगाह। हल्दिया बंदरगाह पर जहाज़ों को कंप्यूटर प्रणाली पर खाली करने की सुविधा प्राप्त है। यहाँ पर ये सिस्टम बनाया हुआ है हल्दिया बंदरगाह, जो कि कंप्यूटर से जहाज़ों को खाली या फिर उनमें भरा जाता है। अब लास्ट में बात, ये आप देख सकते हैं हल्दिया बंदरगाह की पिक्चर। अब लास्ट में बात आती है कोलकाता बंदरगाह, या फिर इसे डायमंड हार्बर भी कहते हैं। ये कोलकाता बंदरगाह है जो कि समुद्र से 203 किलोमीटर दूर हुगली नदी के तट पर स्थित है, कोलकाता बंदरगाह। और कोलकाता है जो कि देश का प्रारंभिक बड़ा बंदरगाह था। कोलकाता बंदरगाह प्रारंभिक बड़ा बंदरगाह था। और कोलकाता देश, ये कोलकाता बंदरगाह के बारे में इससे कहा जाता है, मुगल बादशाह औरंगजेब द्वारा ब्रिटिश उपनिवेशकों को पूरे भारत में व्यापार करने का अधिकार दिए जाने के समय ये भारत का प्रमुख बंदरगाह था। औरंगजेब के काल के समय ये प्रमुख बंदरगाह था, जिसके अंदर यहाँ व्यापार होता था, कोलकाता बंदरगाह। ये भारत का ही नहीं, कोलकाता बंदरगाह भारत का नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया का प्रमुख बंदरगाह है कोलकाता बंदरगाह। ये गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी का एक मुख्य समुद्री द्वार है, सी गेट भी है ये ब्रह्मपुत्र घाटी का। अब यहाँ से किस चीज़ों का निर्यात होता है कोलकाता बंदरगाह से? कोलकाता बंदरगाह से जूट का तैयार माल, रस्से, कोयला, चाय, शक्कर, लोहे का सामान, तिलहल, चमड़ा, लाख, अबरक, सैनवी व मैग्नीज यहाँ से निर्यात होता है। ये आप देख सकते हैं कोलकाता पोर्ट को, कितना ब्यूटीफुल नज़ारा है, ये आप देख सकते हैं। अब ये बंदरगाह यहाँ पे समाप्त होते हैं, तो एक बार बता देता हूँ किस किस तट को किस बंदरगाह के नाम से, किस तट के राज्य को किस नाम से जाना जाता है। तो तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट, और कोरोमंडल, और आंध्र प्रदेश के तट को गोलकोंडा तट या फिर उत्तरी सरकार, और उड़ीसा के तट को उत्कल या कलिंगा तट, और पश्चिम बंगाल के तट को बोंगा तट कहते हैं। अब आपको ये बताना है उड़ीसा के तट पर जिसे उत्कल या कलिंग तट कहते हैं, तो मैंने कई बार बता दिया है पिछले करंट के वीडियो में। उत्कल या कलिंग तट, उत्कल या कलिंग दिवस कब मनाया जाता है ये आपको बताना है वीडियो के कमेंट बॉक्स में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।